हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट डे ऑफ अवर जीएनजी सीरीज। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने इंटीग्रेशन के जितने भी तरीके थे और जितनी भी चीज़ें थी सब हम कर चुके थे, चाहे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो, चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो, बाकी सारी चीज़ें जितने भी तरीके थे, फॉर्मूलाज थे, सब हो चुका था। आज हमें बात करनी है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन पर। कुछ भी नया नहीं है। आज पुराने वाला जो इंटीग्रेशन है ना, जो तुमने मेहनत करी है, वो सारा का सारा यूज होने वाला है और उसी के बेसिस पे हम लोग एप्लीकेशंस और तरीके पढ़ने वाले हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, लिमिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आई होप आपने पुराने वाला वीडियो देख लिया है। पुराने वाले वीडियो से पूरा का पूरा रिलेट होने वाला है। अगर ये समझना है या फिर इसको सॉल्व करना है तो इससे पहले वाला जरूर देख लेना। इसी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट को। लेट्स बिगिन। तो बेटा ध्यान से समझेंगे क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बेसिकली अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था ना बच्चों, उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर हम लोग सिंपली सॉल्व कर रहे थे। तो अगर मैं बात करूं, एक इस तरह से सिंबल होता था, एक फंक्शन होता था, किसके रेस्पेक्ट में करना है वो होता था, और इसको हम लोग सॉल्व कर देते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सवाल बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं बदलेगा। पूरा का पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट है। बस एक चीज चेंज हो जाती है डेफिनेट में कि यहां पर ना लिमिट्स आ जाती हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। मान लीजिए मैं यहां पर 1 और 2 लिख देता हूं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क नहीं आएगा बच्चों। यहां पर क्या हो जाएगा, बेसिकली यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हट जाता है और उसके रेस्पेक्ट में इन लिमिट्स का यूज करके हम लोग प्रॉपर्ली चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ मेरा? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर डीएक्स की बात करूं तो आप लोग एक्स क्यूब अपॉन 3 जानते हैं इसका रिजल्ट, प्लस सी लिखते थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर डेफिनेट की बात करूं तो यहां पर लिमिट्स आ जाएंगी 1 और 2, और इसमें क्या होता है, हायर वैल्यू जो है लिमिट की उसको पुट करो फंक्शन में, माइनस लोअर को पुट करो, आंसर निकाल दो। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3। This will be 8 upon 3 minus 1 upon 3 and 7 upon 3 will be my answer. इतना ही था बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतना ही था। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फंडा लगाओ और लिमिट्स को अपर माइनस लोअर वैल्यू पुट करके आंसर में निकाल दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, या फिर x प्लस 1 dx लेते हैं और इजी। लो x प्लस 1 dx, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक करना है, 0 से 2 तक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, इस बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, डेफिनेट में डायरेक्ट लिमिट्स आ जाती हैं 0 से 2 तक। और क्या हो जाएगा बेसिकली आपका बच्चों, वैल्यू पुट कर दो, 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है, क्योंकि माइनस पूरे फंक्शन का करोगे ना बेसिकली, या तो आप इसको ऐसे लिखो और फिर माइनस कर दो। तो अपर लिमिट डाली, माइनस लोअर लिमिट डाली, जो भी आंसर आया निकाल दो। दिस इज माई डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बच्चों का एक सवाल आता है कि सर ये क्या फायदा हुआ इसे पढ़ने का? बेटा बहुत फायदा है इसको पढ़ने का। इसको समझने के लिए ना आपको इंटीग्रेशन की एक डेफिनेशन और एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। वो क्या है? अभी तक तो हमने सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करा। आज मैं आपको बताता हूं कि इंटीग्रेशन देता क्या है, आउटपुट क्या देता है, एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज को दिखाता था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को दिखाता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द कर्व को दिखाता था, वैसे ही इंटीग्रेशन भी बेटा एक समेशन का ही वे है। और ये अगर कर्व में दो लिमिट्स के अंडर हो रहा है तो ये एरिया अंडर द कर्व को भी रिफ्लेक्ट करता है। क्या मतलब हुआ मेरा? मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है एफ एक्स। ठीक है, और ये है x बराबर 1 और ये है x बराबर 2। ठीक है, इसमें x बराबर 1 और x बराबर 2 क्या आ गया मेरा, लिमिट्स हो गई। तो अगर मैं बात करूं
इस एरिया की, ये पूरे एरिया की ए लिख दूं इसको, तो ए की वैल्यू पता क्या होगी बेटा? ए की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक एफ एक्स, जो कि ये है y की वैल्यू, y बराबर एफ एक्स डी एक्स। ये मेरे इस एरिया की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं या फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज सिखा रहा हूं, तो उसमें जो पहली एप्लीकेशन है बेटा वो है एरिया अंडर द कर्व। तो आपको ये बात समझनी है। बहुत ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेनेशंस में उलझाऊंगा नहीं, अब मेरे को भी पता है आपके एग्जाम्स एंड रिवीजन टाइम है, तो आपका सवाल बनना जरूरी है। मैं उसी थॉट प्रोसेस से बता रहा हूं। मैं आपको इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाकर भी दिखा सकता था कि समेशन होता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा अगर वो छोटी छोटी स्ट्रिप्स को ऐड करें। इस तरह की चीजें आप लोग पढ़ सकते हो, मैं भी किताबों में लिखी हूं। बट काम की बात इतनी है बेटा कि किसी भी एरिया अगर हम कैलकुलेशन में जा रहे हैं, एरिया की कैलकुलेशन कर्व के थ्रू जो एक्स एक्सिस पर बाउंड हो रहा है, तो वो एफ एक्स डी एक्स के रेस्पेक्ट में इस तरह की लिमिट्स के हेल्प में निकल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमें डेविएट बिल्कुल नहीं होना है। हमने बेटा इनडेफिनेट पढ़ा था, उसके बाद अभी हमने डेफिनेट देखा। डेफिनेट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हट जाता है, ठीक है, और इनडेफिनेट ही है, इनडेफिनेट है प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक ऐड हो जाता है और आंसर आ जाता है। तो डेफिनेट पूरा का पूरा इनडेफिनेट का प्रोसेस है, बस लिमिट्स एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। एक डेफिनेट में एक्स्ट्रा चीजें जो आपको समझनी है, इसके बाद मैं एप्लीकेशंस पर वापस आऊंगा जो मैंने आपको अभी बताया और विस्तार में बात करेंगे। मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझें बच्चों, मान लीजिए ये है आपका e की पावर 3x प्लस 2dx और लिमिट्स दी हुई हैं 0 से 1, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, पहले आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो आप लेट करोगे 3x प्लस 2 बराबर t, तो ये हो जाएगा 3dx बराबर dt, या फिर आप इसे लिखो 3 बराबर dt अपॉन dx और ये सब, ठीक है। दिस इंप्लाइज जो मेरी dx की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, dt अपॉन 3। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ना एक गलती हो जाती है बच्चों से, बच्चे पूरा सॉल्व करके आखिर में लिमिट यही रख देते हैं। जब आपने इस वेरिएबल को बदल दिया बेटा, ये लिमिट्स किसकी दी हुई हैं 0 और 1, क्या x की दी हुई हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूट करके अगर आपने वेरिएबल को चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने चेंज करके अब इसे बना दिया e की पावर t dx का कर दिया आपने dt अपॉन 3, तो यहां पर बेटा ये गलती मत करना कि इसको 0 से 1 ही रख दो आप। जब आपने वेरिएबल चेंज कर दिया ना, तो लिमिट्स भी नए वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिखी जाएगी। यानी कि अब यहां से आप लिखेंगे इफ x इज 0, तो t मेरा क्या आ रहा है 3 इंटू 0 प्लस 2 2, और अगर x 1 है तो t मेरा क्या आ रहा है 3 प्लस 2 5। ये लिमिट्स होंगी बेटा, ये अब 2 से 5 हो गई लिमिट्स, तो ये हो जाएगा 1/3 तो बाहर ही आ जाएगा e की पावर t, लेकिन t की वैल्यू 2 से 5, तो ये हो जाएगा 1/3 e की पावर t की वैल्यू वापस डाल दें या फिर t की वैल्यू डायरेक्टली रख दो। t की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर 5 माइनस e की पावर 2। दिस विल बी माय आंसर। तो आप समझ पाए क्या, आप समझ पाए क्या बेटा क्या हुआ यहां पर? आपने पूरा क्वेश्चन टी में चेंज कर दिया, आपने पूरा क्वेश्चन टी में चेंज कर दिया, और उसमें बेसिकली आपने लिमिट्स को भी टी में ही चेंज कर दिया और टी में ही पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। इनडेफिनेट में आप टी की वैल्यू डालते थे वापस। अगर आप x में डील कर रहे हैं तो x की लिमिट चलेगी, अगर आप t में डील कर रहे हैं तो t की लिमिट चलेगी। वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट्स को चेंज कर देना, ये एक खास बात थी डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बेटा आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता था और थोड़ा सा टिपिकल भी लगता था बच्चों को, वो सीबीएसई ने आपके सिलेबस से ही हटा दिया है, तो उस पर हमें चर्चा ही नहीं करनी है।
अगली जो चर्चा का मुद्दा है हमारा बेटा वो है एप्लीकेशंस, वो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एप्लीकेशंस हमें डिस्कस करनी है। तो कुछ एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में हैं, मैं एक बार पीपीटी पर भी आता हूं और गौर करते हैं कि क्या हम लोग अलाइन चल रहे हैं नहीं। मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब और कैलकुलेशन बता दिया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, दो इंटीग्रेशन की वैल्यूज हैं। तो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखा दी। अगर लिमिट, अगर सब्सटीट्यूशन कर रहे हो तो मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया, वो सब बातें ध्यान रखेंगे। बाकी एज इट इज जैसे करते आ रहे हैं इंटीग्रेशन वैसे करें, और आंसर का अपर लिमिट की वैल्यू डालें, माइनस आंसर में लोअर लिमिट की वैल्यू डालें, आंसर निकाल दें। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब अगली बात जो है ना बेटा, एरिया अंडर द कर्व की है। उसके अलावा एमआर और एमसी पर हमें बात करनी है। पहले एरिया अंडर द कर्व पे आता हूं। तो पहला एप्लीकेशन जो हमें पढ़ना है दैट इज एरिया अंडर द कर्व। इसको पढ़ने के लिए बेटा मैंने आपको ये बात तो समझा दी कि मान लीजिए कोई कर्व है, ये कुछ भी वैल्यू है इसकी एफ एक्स, और ये बाउंड हो रहा है यहां से, मान लीजिए यहां से और यहां से, x बराबर a और x बराबर b में। तो अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो वो एरिया मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर b तक। भाई यहां से लेकर यहां तक का है ना एरिया, तो a से लेकर b तक क्या चेंज हो रहा है, एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है कर्व की, एफ एक्स डी एक्स। ये मेरा एरिया होता है कर्व का। एफ एक्स आप वाई की वैल्यू भी बोल सकते हैं ना, वाई बराबर एफ एक्स अगर हम लिखें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए से बी वाई डी एक्स। अगर मैं इसका एक और चीज देखूं बच्चों, अब ये तो x के अराउंड बाउंड हुआ ना, x की वैल्यूज मतलब x एक्सिस के अराउंड बाउंड हो गया ना ये। तो अगर y के अराउंड बाउंड हो, फॉर एग्जाम्पल, ऑल तो ये कम यूज होगा, मे बी यूज ना हो बट बता रहा हूं। मान लीजिए ये कोई कर्व है एफ वाई, और ये यहां से लेके यहां तक बाउंड हो रहा है y बराबर a से लेकर y बराबर b तक। इस एरिया को मान लीजिए कैलकुलेट करना है। अब y एक्सिस के अराउंड बाउंड हो रहा है ना, यहां पर x एक्सिस के अराउंड था, यहां पर y एक्सिस के अराउंड बाउंड हो रहा है। तो इस केस में मेरा एरिया पता क्या हो जाएगा बेटा, वेरिएबल्स घूम जाएंगे। लिमिट अगेन a से b तक, क्योंकि y की वैल्यू a से b तक जा रही है। इस बार फंक्शन क्या है, x बराबर एफ वाई। ठीक है, एफ वाई डी वाई, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर y के रेस्पेक्ट में है एरिया इस तरह से तो dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर x के रेस्पेक्ट में है तो dx में हो रहा है। बस इतनी बात बतानी थी, आपका काम इससे चलने वाला है। बस मैंने आपको इसकी शक्ल दिखा दी, इनकेस कहीं फंस जाओ तो अच्छे बच्चे इस चीज को भी करके ले जाएं। अब बेटा सवाल पता कैसे आते हैं, सवाल समझो। क्वेश्चन नंबर 1, या तो वो ऐसे दे देगा कि ये मैंने कर्व ही दे दिया, एग्जांपल दे रहा हूं, ये पूछा नहीं जाता सवाल कि ये है, ये एफ एक्स है, ऐसे है ऐसे है, ये 1 है 2 है, एफ एक्स की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी है, x3 है मान लीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, और आप इसे सॉल्व कर दो, इसका एरिया निकाल दो। तो आप क्या करोगे, एरिया बराबर एक्स क्यूब 1 to 2 dx, सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपका आप निकाल दोगे। दिस इज वन वे। वो ना बेटा ऐसा नहीं करेगा, वो आपको ना कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कर्व्स देगा, और लैंग्वेज पता क्या होगी ऐसी, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस y बराबर समथिंग वैल्यू ऑफ x विच इज एफ एक्स एंड लाइन्स x इक्वल्स टू दिस एंड x इक्वल्स टू दिस। तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना होगा मैं आपको समझा देता हूं, और उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ जनरल कर्व्स बता रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कर्व ना बेटा आपको बनाना पड़ेगा। आप फिगर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी इक्वेशन से, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा क्या एरिया बाउंड हो रहा है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा मुझे क्या इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। क्या मतलब हुआ मेरा कहने का, कुछ जनरल फिगर समझो। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए। लाइन की जो इक्वेशन होती है ना बेटा, लीनियर इक्वेशन होती है, या तो वो ऐसी दिखती है ax प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0, या फिर वो ऐसी दिखेगी y बराबर एम एक्स प्लस सी, राइट। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ इसकी लाइन की इक्वेशन के, तो x बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग, x प्लस वाई बराबर समथिंग, ये सब लाइन की इक्वेशंस हैं। तो ये सब देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर इस तरह का कुछ भी गिवन है कि कोई लाइन खींचनी होगी कर्व्स पर, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट उठाना है ना, उसको प्लॉट करना कर्व पर और लाइन खींच देना, सबसे इजी रहेगा। मैं आपको समझाऊं स्लोप फ्लोप ये सब कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेट लाइंस जिसको आता है वो तो याद कर ही पाएगा, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेट लाइंस। जिसको नहीं भी आता ना बेटा, लाइन की इक्वेशन गिवन है ना, 2 पॉइंट मार देना और खींच देना लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल, सर्कल की इक्वेशन जानता है क्या कोई? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी का होल स्क्वायर। अगर इस शक्ल की इक्वेशन हो तो आपको एक सर्कल बनाना है, और वो सर्कल ऐसा बन जाएगा, या फिर जैसा भी बनेगा आप 2 पॉइंट्स लेकर उसे प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको फिगर आउट हो जानी चाहिए कि एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो सर्कल बनने की संभावना हो सकती है, ठीक है। अगली चीज इलिप्स। इलिप्स कुछ नहीं होता है, इलिप्स इज लाइक फैला हुआ सर्कल। इसकी इक्वेशन ऐसी दिखती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह की शक्ल आपको दिख जाएगी, ठीक है, बराबर सी स्क्वायर लिख लो। चलो बस आप शक्ल पे फोकस करना, इक्वेशन मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इलिप्स की इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन, मैं इलिप्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। इस तरह की कुछ शक्ल दिख जाए ना बेटा, तो थोड़ा आइडिया लगा लेना कि ये इलिप्स की बात कर रहा है। कैसा दिखता है इलिप्स? ऐसा, ठीक है जी, ऐसा। तो दिस इज इलिप्स, मतलब थोड़ी ड्राइंग खराब है, वो इक्विवेलेंट होता है। तो अल्टीमेटली तो बेटा सबसे शॉर्टकट तो यही रहता है कि 2 पॉइंट्स की वैल्यू लो और खींच दो। लेकिन आपको ना थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा तो आप कर्व बनाने में गलती नहीं करोगे। टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू कैलकुलेशन जब MCMR गिवन हो, बेटा ये तो तू कर चुका है, ये तो तू कर चुका है। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया था बच्चों डिफरेंशिएशन में कि जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू फंक्शन होता है? क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट होती है? ये 2 चीज़ें मैंने तुम्हें पढ़ाई थी। और हमें ये भी पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो मान ले अगर तुझे टोटल रेवेन्यू निकालना होगा तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू करके तू कर देगा क्या? कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। मान ले तुझे टोटल कॉस्ट निकालनी हो, टोटल कॉस्ट का फंक्शन, तो तू मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करके कर देगा क्या? बोल, कुछ भी नहीं है यार इसमें। अच्छा यहां बच्चे एक बात कहेंगे, सर यहां तो डायरेक्ट हो जाता था, यहां पे जो हमारा कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का उसका क्या करेंगे सर? मैंने कहा बेटा घबरा मत, एक कंडीशन वो तुझे ऐसी देगा जिसको x और y की वैल्यू पुट करके तेरा c का वैल्यू आ जाएगा, और वो c का वैल्यू तू रख दियो। हमेशा एक कंडीशन तुझे मिलेगी ही मिलेगी। जैसे एक क्वेश्चन हाइपोथेटिकल बनाने का प्रयास करता हूं बेटा, मैं खुद ही बना दूंगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। मान लीजिए आपको गिवन है एक MC फंक्शन है, एक MC फंक्शन है जो आपका x स्क्वायर प्लस, बस सिर्फ एक्स स्क्वायर ही है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, वेयर एक्स है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बोलता है एज्यूम नो यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 1200। एग्जाम्पल,
बोलता है टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CX, ऐसे दे दिया। अब देख तुझे ना, उसने ना तुझे कंडीशन दे दी, भाई हमें तो ये पता है सर कि टोटल कॉस्ट से मार्जिनल जाना हो डिफरेंशिएट कर दो, मार्जिनल से टोटल आना हो इंटीग्रेट कर दो। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट फंक्शन आएगा, टोटल कॉस्ट याद रखियो, वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा, मार्जिनल का इंटीग्रेशन। जी सर बिल्कुल सही। तो क्या होगा ये इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी, राइट। अब यहां पे बच्चे कहेंगे सर ये सी का वैल्यू भी तो चाहिए ना हमें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, बिना सी की वैल्यू निकाले आंसर अधूरा है। उसने एक कंडीशन और दी है, बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट 1200 है और कोई यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हुई। तो गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट 1200, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई बच्चों, कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुई। जब कोई यूनिट ही प्रोड्यूस नहीं हुई तो कोई खर्चा भी नहीं आया होगा वेरिएबल, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट मेरी जीरो हो गई, राइट। वेरिएबल कॉस्ट जीरो होने का मतलब समझ रहे हो आप, वेरिएबल कॉस्ट जीरो होने का मतलब समझ रहे हो आप, एक्स की वैल्यू जीरो है, कोई यूनिट्स ही प्रोड्यूस नहीं हुई। अब एक बात समझो बच्चों, एक बात समझो, व्हेन x बराबर जीरो, क्या मैं कह सकता हूं जो मेरा टोटल कॉस्ट का फंक्शन है वो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। टेक्निकली कह सकता हूं क्या, भाई टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मेरी जीरो है, तो जब वेरिएबल जीरो है यानी एक्स की वैल्यू जीरो है, कोई यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हुई, इसका मतलब टोटल कॉस्ट क्या फिक्स्ड के बराबर हो जाएगी। बस मिल गई मुझे कंडीशन, मेरा काम हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स को जीरो रखूंगा CX में और 1200 के बराबर रख दूंगा। तो ये क्या होगा, इसमें हो जाएगा 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस 0 प्लस सी बराबर 1200। ले सी की वैल्यू आ गई, तो तेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो क्या हो जाएगा जो तूने सॉल्व करा, सी की वैल्यू निकाल दी, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस 1200। इस तरह से तूने टोटल कॉस्ट फंक्शन निकाल दिया। तो हमेशा बेटा ध्यान रखियो, इकोनॉमिक्स के जो तुझे बेसिक्स पढ़ाए थे मैंने एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में, उस फॉर्मूलाज को लगाकर सी की वैल्यू, वो कुछ ना कुछ एक कंडीशन जरूर देगा कि तेरी सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, और वहां से आपको अगर सी की वैल्यू पता लग जाएगी बच्चों, तो आप इजीली टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन करना है बेसिकली मार्जिनल फंक्शन का, तो टोटल आ जाती है, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कॉस्ट हो, एक कंडीशन मिलेगी वो देख लेना। इतना ही था बेटा इसमें और कुछ भी पढ़ाने को नहीं है। बाकी तो सवाल है आप जितने मर्जी कर लो बच्चों, मेरे को आपको मेन कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना था, वो मैंने करा दिया। अगली बात पर आएंगे, एक और एप्लीकेशन है जो हमें पढ़ना है बच्चों, ये नया एप्लीकेशन है तो मैं इस पर थोड़ा सा समय लगाना चाहूंगा। दिस इज कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, उसके लिए हमें थोड़ी सी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, और अगर ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा मास्टर खड़ा है मैथ वाला इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा प्रयास करते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स को समझने का। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ी सी इकोनॉमिक्स तुम्हें मेरे से पढ़नी पड़ेगी। बेटा डिमांड समझते हो क्या तुम लोग, डिमांड और सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा है डिमांड क्या होता है, डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेशन नहीं चाहिए बच्चा मुझे, आप मुझे ये बताओ लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कर्व क्या आता था, क्या ऐसा आता था, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड, या सिर्फ डिमांड। इनवर्स रिलेशन होता था लॉ ऑफ डिमांड में कि सर प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, क्योंकि महंगा है तो कम लोग लेना पसंद करेंगे, ये हमें समझ आता है, राइट। उसके बाद क्या आपको लॉ ऑफ सप्लाई याद है, लॉ ऑफ सप्लाई भी सर हमने पढ़ा है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, राइट। ये उल्टा चलता है बच्चों, ये कुछ ऐसा चलता है आई थिंक, है ना। मैथमेटिक्स के लिए इतना बहुत है क्या, इतनी ज्ञान देना तुम्हें बहुत है मैथमेटिक्स वाले टीचर की तरफ से। क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड, इस तरह के कर्व्स दिखते हैं।
ये दो बात तो अपने को समझ में आती है बच्चों। अच्छा, क्या हमने एक बात और सुनी है कि इन दोनों कर्व्स को अगर मैं साथ में बना लूं, ये मेरा डिमांड कर्व, ये मेरा सप्लाई कर्व, इसको क्या बोलेंगे बेटा? क्या ये इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड का एरिया हो जाएगा, मतलब पॉइंट हो जाएगा? पहला कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट बच्चों यहीं से क्लियर हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाता है कि अच्छा, इसको आप चाहे बेशक ऐसे बना लो और कर लो और कर लो, है ना, मतलब ठीक है, हमें इतने का से हमारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं Q नोट P नोट की या फिर X नोट P नोट की, Q भी छोड़ो X लिख लेते हैं, X नोट P नोट की, तो ये मेरी जो है ये X बराबर X नोट है, P बराबर P नोट है। सो बेसिकली बेटा अगर मैं बात करूं फॉर इक्विलिब्रियम, पहला कॉन्सेप्ट जो तुम्हें समझना है और तुमने इको में पढ़ा है, जो डिमांड फंक्शन हो ये वाला, और जो सप्लाई फंक्शन हो ये वाला, अगर मैं इनको बराबर रख दूं तो जो मेरा x का वैल्यू आएगा, क्या मैं उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोल सकता हूं? बोल सकते हैं सर। और क्या मैं उसे x नोट बोल दूं? मैंने बोला x नोट। अब इस x नोट वैल्यू को चाहे इस कर्व में पुट करके p निकाल ले, चाहे इस कर्व में, वो कॉमन ही पॉइंट है। और जो p नोट आएगा इस x नोट की वैल्यू, चाहे यहां पुट कर चाहे यहां पुट कर, क्या वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा बच्चों? मार्केट इक्विलिब्रियम जिस जिस बच्चे ने पढ़ा है वो ये बात समझ पा रहा होगा, है ना। क्या है ये इक्विलिब्रियम प्राइस? भाई डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस कम से कम हो तो ज्यादा डिमांड होगी। सप्लाई किस पे डिपेंड कर रही है? प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो तो सप्लाई ज्यादा होगी। तो बीच में एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर दोनों लोग सहमति से चीजें कर पाएंगे। वो एक सेंटर पॉइंट समझ लीजिए आप, वो स्टेबल पॉइंट समझ लीजिए, है ना। मैथमेटिकली इतना हमें बहुत रहेगा, बाकी इकोनॉमिक्स वाले टीचर्स आपको बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, आप उनसे समझिएगा, अपना काम इतने में चल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए डिमांड फंक्शन दिया हो, सप्लाई फंक्शन दिया हो, उसको बराबर रख के क्या तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम डिमांड निकाल देगा। इतना ही है बेटा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये ध्यान रखियो, मैथ्स में यूज होगा क्वेश्चंस में। अगली बात, सर कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? बेटा कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली क्या होता है, जो मार्केट इक्विलिब्रियम का प्राइस है, कंज्यूमर तो यही चाहेगा ना कि उससे भी थोड़ा सस्ता मिल जाए। यानी कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं बाहर और आपने एक बाइक देखी जो आपकी 1 लाख रुपए की है मार्केट में। अगर किसी कारणवश आपको वो 75,000 रुपए में मिल जाए तो क्या आपका मजा आ गया? आपके 25,000 रुपए बच गए। तो वो जो 25,000 रुपए बच गए ना, वो मेरा बेटा कंज्यूमर सरप्लस हो गया एक तरह से, कि मिलनी तो चाहिए थी 1 लाख की, मिली 75,000 की, तो ये बीच का मुनाफा हो गया ना एक तरह से, कंज्यूमर को फायदा हो गया। तो वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, राइट। पहली बात। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है सर? अब आ जाओ कि मैं दुकानदार हूं, अभी तो मैं ग्राहक था, अब मैं एक दुकानदार बन गया हूं। दुकानदार के प्रोस्पेक्ट में कोई बाइक है जो 1 लाख रुपए की जानी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक ही पीस पड़ा था और किसी कारणवश किसी ने कहा मुझे यही बाइक चाहिए, यही कलर चाहिए, जो दाम बोलो दूंगा। तो मैंने उस बाइक को 1,25,000 में बेच दी फॉर एग्जाम्पल। तो जनरली मार्केट के हिसाब से तो 1 लाख की जानी थी और गई 1,25,000 की। तो जो मुनाफा है बीच का, क्या वो सरप्लस हो गया मेरा? ठीक है, दैट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। तो आप ये समझो, मार्केट रेट्स पर जो चीजें जानी थी उसमें ग्राहक को जितना फायदा हुआ ये उसका सरप्लस हो गया, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। और सप्लायर को जो मुनाफा हुआ महंगा बेच के वो उसका सरप्लस हो गया। इतना कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत रहेगा बच्चों।
ठीक है, तो समझो बात को, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये कहीं पे हो सकता है एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कट कर रहा हो, आई डोंट नो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों, ये तो हो गया मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड कर्व है, ये मेरा हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बायर तो यहां पे लेने को भी तैयार था ना टॉप पर? भाई अगर डिमांड कर्व है, क्वांटिटी कम होगी ज्यादा प्राइस पर, बायर तो तैयार है ना लेने के लिए, यहां से ही तैयार है ना वो, तो क्वांटिटी चाहे कम ले, यहां पे देखोगे क्वांटिटी कम ले, लेकिन इस कर्व पे ये सारे ही एरियाज पे खरीदने को तैयार है ना। लेकिन यहां पे उसे सबसे ज्यादा फायदा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो सारा एरिया है बेटा, पूरा का पूरा, अगर मैं उसमें से ये माइनस कर दूं इतना, ये पूरे एरिया में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, तो ये तो मुनाफे का एरिया हो गया ना। जिसको नहीं समझ आ रहा फॉर्मूला दूंगा, बस उतना रख लियो, बस एक बार बात कर ली मैंने। तो टोटल में से अगर मैं डिमांड, मतलब बेसिकली डिमांड फंक्शन में से अगर मैं पी नॉट एक्स नॉट का मल्टीप्लीकेशन माइनस कर दूं, तो मेरा बेटा कंज्यूमर सरप्लस आ जाता है। या तू छोड़, मैं तुझे कंफ्यूज ही नहीं करता, तू छोड़ दे, तुझे जितना समझ आया ठीक है। एक बार बता देता हूं, जैसे मैंने बायर का बताया, सप्लायर के केस में, सप्लायर के केस में उल्टा है कि एक्स नॉट पी नॉट तक तो ठीक है, बट वो आगे भी जाने को तैयार है। तो उसमें बेसिकली ये जो एरिया है, ये इस पे भी तो लेने को तैयार है सप्लायर, इस पे भी लेने को तैयार है, लेकिन यहां पर जो है वो इक्विलिब्रियम है। तो जो इतना एरिया है ना, ये मेरा सप्लायर सरप्लस होता है। क्या बोला मैंने? साफ सुथरे दो अलग जगह तेरे को ग्राफिकली दिखाता हूं और बात खत्म करता हूं। फॉर्मूला ही चाहिए मैथ्स में बच्चों, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं हूं, कोशिश कर रहा हूं बेहतर से बेहतर आपको बता पाऊं। अगर कहीं इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना, बट प्रयास ये है कि सही से अच्छे से बता पाऊं। मैंने बोला बेटा ये मेरा एक डिमांड कर्व है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है एक्स नॉट पी नॉट, ठीक है, ये बस समझने का कॉन्सेप्ट है और ये लास्ट है। इधर मेरा एक सप्लाई कर्व है, ये मेरा है एक्स नॉट पी नॉट, ठीक है। मैंने बोला ये मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मान लेते हैं ऐसे है फॉर एग्जांपल, और ये चला आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं बेटा जो मेरा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है ना, वो इतना है, और जो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया है वो इतना है। कि भाई ऊपर पॉसिबिलिटीज तो हैं, लेकिन उसमें से अगर ये मार्केट रेट वाला हट जाए तो ये मेरा मुनाफा है। 1,00,000 में तो जा ही रहा था, 75 में चला जाए तो मजा आ जाए, राइट। तो ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस का एरिया है, ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया है। मार्केट इक्विलिब्रियम जो कर्व है, जितना मार्केट इक्विलिब्रियम तक जा रहा है और मार्केट इक्विलिब्रियम का जो वो आ रहा है हमारा लाइन, उससे बाउंडेड एरियाज हैं दोनों केस में। डिमांड कर्व में देखो ये बाउंड हो रहा है इतना, सप्लाई कर्व में इतना बाउंड हो रहा है मार्केट तक, तो बेटा इतना है। अब फॉर्मूला कैसे आएगा इंटीग्रेशन वाइज? अगर मुझे कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लिखना हो तो वो हो जाएगा ये पूरा यहां तक, ये x बराबर 0, x बराबर x नॉट, यहां भी x बराबर 0, x बराबर x नॉट। तू बस रिलेट कर लेगा ना ग्राफ से तो फॉर्मूला नहीं भूलेगा। कॉन्सेप्ट सीखा नहीं सीखा ठीक है भाई, इको में समझियो, मैथ्स में हमें इतनी ही जरूरत है, कर्व पे दिखना चाहिए कितना मेरा बाउंडेड एरिया है। ये हो जाएगा मेरा जो मेरा डिमांड कर्व है dx, उसकी जो मेरी यूनिट्स हैं 0 से लेकर x नॉट तक, माइनस, भाई ये तो पूरा हो गया। क्या इसमें से मुझे ये रेक्टेंगल का एरिया घटाना पड़ेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये p नॉट है और ये x नॉट है, माइनस पी नॉट एक्स नॉट। ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस का बेटा फॉर्मूला होता है। ये तुझे याद रखना है, समझ आता है समझना है, कहानी समझ पाया है बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला तुझे याद होना चाहिए।
प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा यहां से समझो, इतना बाउंडेड एरिया निकालना है, पूरा रेक्टेंगल में पूरा आ जाएगा, यानी कि पी नॉट एक्स नॉट माइनस इतना एरिया निकालना है, इतना एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पी नॉट एक्स नॉट माइनस सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन 0 से एक्स नॉट, ये तेरा प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला हो गया बेटा। ये दो फॉर्मूले हैं, एक में डिमांड माइनस पी नॉट एक्स नॉट हो रहा है, एक में पी नॉट एक्स नॉट माइनस सप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, आई होप तेरे को मेरी बात क्लियर हो गई। मैं डायरेक्टली सवालों पर उतरना चाहूंगा। तीन चीजें बताई, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। इतनी इकोनॉमिक्स अगर तुझे समझ आती है तो मैथ्स पे वापस आते हैं, मैथ्स पे वापस आते हैं। मैथ्स में एक सवाल उठा लेते हैं सीधा, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें बता दी। फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस फॉर द डिमांड फंक्शन दिस व्हेन पी नॉट बराबर दिस। प्रयास करते हैं इसको सॉल्व करने का। एक सवाल तुम्हारे लिए उठा रहा हूं मैं, बोलता है कंज्यूमर सरप्लस बताओ, डिमांड फंक्शन गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वापस से क्या फंक्शन गिवन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसे 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन पी नॉट इज 19, पी नॉट गिवन है आपको 19 बेटा, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंज्यूमर सरप्लस, सीएस हमें कैलकुलेट करना है। भाई तुझे डिमांड फंक्शन गिवन है पी से, उसमें तुझे इक्विलिब्रियम प्राइस गिवन है। अगर मैं डिमांड फंक्शन में, मुझे यहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस पता हो और वो मैं डिमांड फंक्शन में पुट कर दूं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड में निकाल लूंगा क्या, एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा क्या, यानी कि एक्स नॉट निकाल लूंगा क्या। तो मैं क्या करूंगा, पुट पी नॉट बराबर 19 इन पी टू गेट एक्स। तो रिलेट कर पाया मैंने ऐसा क्यों करा, ग्राफिकली भी और वैसे भी। तो ये हो जाएगा 19 बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये इधर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 25 माइनस 19, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना होता है ये 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो इसके फैक्टर्स कर लो, x प्लस 3 x माइनस 2, सही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, बिल्कुल ठीक है। तो x बराबर माइनस 3 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि डिमांड फंक्शन नेगेटिव तो होता नहीं भाई, x बराबर 2 आ गया, तो ये मेरा x नॉट की ही वैल्यू है बेटा। तो x नॉट की वैल्यू निकल गई तेरी 2, p नॉट तेरा है 19, ये तो तुझे पता चल गया। अब कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, फॉर्मूला लगा सीधा, 0 से x नॉट डिमांड फंक्शन माइनस पी नॉट एक्स नॉट, बिल्कुल ठीक है। सॉल्व कर दे ले, इंटीग्रेशन क्या होगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 2 तक लिमिट लगा ले, माइनस 19 इंटू 2 38 सॉरी। यहां से कैलकुलेशंस बेटा आप सॉल्व कर लेना, आपका कंज्यूमर सरप्लस का आंसर आ जाएगा। मुझे इतना ही सिखाना था इसमें। अगला सवाल देखो, अगला बोलता है सप्लाई फंक्शन गिवन है, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन प्राइस इज 10। एग्जैक्टली सेम है बेटा, ये तू खुद करियो, एग्जैक्टली सेम है। प्राइस गिवन है 10, सर प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है जब P 10 के बराबर हो। सप्लाई फंक्शन तेरे को पहले से दे दिया, तो इसमें तुझे कुछ भी नहीं करना है। सप्लाई फंक्शन सिंपल सिंपल गिवन है, प्राइस अगर 10 के बराबर होगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल ले। P नॉट एक्स नॉट तेरे को दिख गया, उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना P नॉट एक्स नॉट माइनस ऑफ सप्लाई फंक्शन, लिमिट्स लगाना 0 से लेके x जहां तक जा रहा है, बात खत्म कर देना। दिस इज इट बेटा, इसमें और कुछ भी नहीं है। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका हूं। मान लीजिए वो आपको सिंपली दे दे
कि ये मेरा डिमांड फंक्शन है, ये मेरा सप्लाई फंक्शन है। वो आपको दे दे मेरा डिमांड फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और सप्लाई फंक्शन है 1 के बराबर फॉर एग्जांपल, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए इन दोनों को बराबर रख के जो x की वैल्यू आएगी वो तेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी एक में डाल के जो वैल्यू आएगी तेरी प्राइस की वो प्राइस डिमांडेड आ जाएगा या इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। क्योंकि डिमांड फंक्शन इसका मतलब बेसिकली ये होता है बच्चों, p बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, p बराबर 1, इस तरह से। और ये फिक्शियस है, एस एक्स ऐसे कांस्टेंट दिया हुआ नहीं होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग करके। मैं तो ये फंडा बता रहा हूँ। तो आई होप बच्चों आपको मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। आइडिया सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर कराने का था। सारे क्वेश्चन एक जैसे आएंगे, मिलते जुलते आएंगे, आपको समझ में आना चाहिए। अगर जिसको यहाँ पे कर्व सेट है ना, पी नॉट क्या है, एक्स नॉट क्या है, एरिया कौन सा है, तो आप ये करके ले जाओगे। इसके अलावा बच्चों कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। वी आर डन विद आर इंटीग्रल कैलकुलस फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। सारी एप्लीकेशंस हम लोगों ने बहुत शिद्दत से समझ ली। आज का फोकस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर था। अब आपका काम आता है बच्चों सवाल लगाओ। सवाल लगाने बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ जहाँ मुझे लगा क्वेश्चंस कराने की नीड है मैंने करा दिया, और मल्टीपल तरह के सवाल सेम नेचर के, सेम शक्ल के बन सकते हैं। फॉर दैट आई वुड एडवाइस कि आप प्रैक्टिस करें और इस पर्टिकुलर टॉपिक को एस करें। आपको मेरे साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसी के साथ बच्चों हमारा इंटीग्रल कैलकुलस खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं विद द डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक, एंड कोशिश करेंगे उसको एक वीडियो में ही हम लोग कंप्लीट कर पाएं। छोटा सा टॉपिक है, 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, सॉल्व करना, ऑर्डर और डिग्री, बात खत्म। तो ये 3 चीज़ें हम लोग अगले क्लास में करते हैं और इसको खत्म करते हैं कैलकुलस को। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया अभी तक। यार अगर मज़ा आया हो तो ज़रूर बता देना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तब तक बाय रहेगा, टेक केयर।